Hello students, welcome to Storyline Education and today we are going to cover chapter second of our political science book of class 10th जिसका नाम है फेडरलिज्म। इससे पहले हमने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा जिसका नाम पावर शेयरिंग था और उसमें हमने पावर शेयरिंग और उसके टाइप्स देखे थे। अब हम यहाँ फेडरलिज्म पढ़ेंगे। फेडरलिज्म क्या है? पावर शेयरिंग का ही एक लेवल, मतलब कि फेडरलिज्म में क्या होता है, गवर्नमेंट्स की पावर को बांटा जाता है। तो ये जो पिछले चैप्टर में हमने वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे वर्टिकल डिवीजन मैंने आपको बताया था वो जो ऊपर से नीचे का डिवीजन होता है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स होती है। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट आती है, देन स्टेट गवर्नमेंट, देन डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और उसके बाद बहुत सारी गवर्नमेंट्स आती है। इस चैप्टर में हम पावर शेयरिंग के ऊपर ही फोकस करते हुए आगे बढ़ेंगे और हम समझेंगे कि फेडरलिज्म क्या है, उसके क्या जनरल टर्म्स यूज़ किए गए हैं इस चैप्टर में, और ये पूरा चैप्टर हमें इंडिया में फेडरलिज्म कैसा है उसे समझने में मदद करेगा। इस चैप्टर को हम पढ़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि थ्योरी और प्रैक्टिस में कैसे लाया जाता है फेडरलिज्म इन इंडिया में। इसमें हम डिस्कस करेंगे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को, मतलब संविधान में जो हमारे फेडरलिज्म के बारे में बताया गया है कि किस टाइप का फेडरलिज्म हमारे इंडिया में अपनाया गया है, क्या पॉलिसीज़ है उसके अंदर, किस तरह से पॉलिटिक्स होती है और किस तरह से वो पॉलिटिक्स को हमारे पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कहते हैं हमारे देश के उसको स्ट्रॉन्ग करता है, स्ट्रेंथन करता है। तो इस चैप्टर के एंड में हम लोकल गवर्नमेंट के बारे में भी पढ़ लेंगे जो कि फेडरलिज्म गवर्नमेंट का ही एक पार्ट होता है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, उसके बाद एक थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट आती है जो लोकल लेवल की गवर्नमेंट होती है, लाइक पंचायत वगैरह, उसके बारे में भी हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज़ फेडरलिज्म। अब यहाँ पे एक बच्चा है, आपको दिख रहा है, ये पूछ रहा है आई एम कन्फ्यूज व्हाट डू वी कॉल द इंडियन गवर्नमेंट, कि हम इंडियन गवर्नमेंट को क्या कहते हैं, इज इट यूनियन, क्या ये यूनियन है, फेडरल है या सेंट्रल है। अभी मुझे तीनों मतलब है ना, यूनियन, फेडरल, सेंट्रल, इसके मतलब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ फेडरलिज्म से। लेट अस गेट बैक टू द कंट्रास्ट बिटवीन बेल्जियम एंड श्रीलंका दैट वी सॉ इन द लास्ट चैप्टर। अब यहाँ पे हमने देखा था कि डिफरेंसेस थे बेल्जियम के अंदर भी और श्रीलंका के अंदर भी। जहाँ पे श्रीलंका की एथनिक कॉम्पोजिशन डिफरेंट थी, वहीं पे बेल्जियम में डच स्पीकिंग और फ्रेंच पीपल थे। अब आपको याद होगा कि बेल्जियम ने अपने क्या कहते हैं 5 पॉइंट्स वाले जो थे, क्या कहते हैं, कुछ प्रोविजंस अपनाए थे जिसकी मदद से वहाँ पे डाइवर्सिटी को यूनाइट करने में हेल्प मिली थी और वहाँ पे अभी तक डाइवर्सिटी बनी हुई है। पर श्रीलंका में यही चीज़ जो थी बहुत ज़्यादा चाओटिक हो चुकी थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी थी और उसके बाद वहाँ पे जो एंड हुआ था वो सिविल वॉर हुआ था 2009 के अंदर, वहाँ पे सिविल वॉर हुआ था। उसके बाद जो सिचुएशंस थी बहुत ही ख़राब थी, लेकिन बेल्जियम के केस में बिल्कुल ये अलग था। तो ये रीजनल गवर्नमेंट जो होती है ना, हमने देखा था कि बेल्जियम में जब पावर की शेयरिंग की गई थी तो 3 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाई गई थी, है ना। वहाँ पे भी एक थर्ड स्टेट जो थर्ड टाइप की गवर्नमेंट है जिसे थर्ड गवर्नमेंट कहा जा रहा था। अब यहाँ पे क्या है कि अब सबके अपने गवर्नमेंट के अपने अपने लेवल पे रोल्स थे, अपने अपने पावर्स थे, पर ये सारी पावर उनको गवर्नमेंट से ही मिलती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट से ही। लेकिन वो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन नहीं थे, उनके अंडर नहीं थे। ठीक है, वो अपनी पावर को फ्रीली यूज़ कर रहे हैं, भले ही वो पावर उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल रही है पर वो उसको फ्रीली यूज़ कर रहे थे। अब फिर 1993 में चेंज होता है। रीजनल गवर्नमेंट जो होती है उनको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, मतलब जो पावर वो डिराइव कर रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट से, अब उनको वो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट से मिलने लग जाती है। अब उनको सेंट्रल गवर्नमेंट पे अपनी पावर के लिए डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता बेल्जियम में। इसीलिए बेल्जियम जो था यूनिटरी से फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे शिफ्ट हो गया। आप यहाँ पे समझे, यूनिटरी मतलब कि जब हमें एक ही जगह से पावर मिल रही है, मतलब जो पावर का जो मेन सोर्स है जब एक ही जगह पे है तो वो यूनिटरी पावर, वहाँ पे यूनिटरी पावर का सिस्टम होता है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है कि जहाँ पे पावर मतलब पावर बहुतों के पास है पर वो एक ही जगह से रही है। लेकिन क्या है, फेडरलिज्म में क्या होता है कि सबके पास अपनी अपनी पावर है और वो अपनी पावर उनको कॉन्स्टिट्यूशन से मिली हुई है, वो किसी एक से डिराइव नहीं कर रहे। वहाँ पे सबको अपनी कॉन्स्टिट्यूशन से अपनी अपनी पावर मिली है, सब अपने अपने हिसाब से काम करे, कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो ये हो जाता है हमारा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और 1993 के बाद से जो क्या कहते हैं हमारा बेल्जियम है, वहाँ पे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही चल रही है। श्रीलंका कॉन्टिन्यूज टू बी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज। अब श्रीलंका के अंदर तो अभी भी यूनिटरी सिस्टम ही है जहाँ पे नेशनल गवर्नमेंट है के पास सारी पावर है, फिर उसी से पावर डिराइव कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट, देन डिस्ट्रिक्ट एंड देन लोकल। अब तमिल लीडर्स जो है वो श्रीलंका को चाहते हैं कि वो फेडरल सिस्टम बन जाए। तमिल और सिंघालास के बीच में कॉम्पिटिशन था ना, तो वहाँ के तमिल लीडर्स चाहते हैं कि श्रीलंका को भी एक फेडरल सिस्टम बाकी कंट्रीज़ की तरह बना दिया जाए। अब फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे गवर्नमेंट की जो पावर होती है ना वो सेंट्रल अथॉरिटी और छोटे छोटे यूनिट्स के बीच में गवर्नमेंट की, लाइक स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के बीच बटी हुई होती है। फेडरलिज्म में मेनली तो यूजुअली 2 टाइप्स की गवर्नमेंट होती है। पहला होता है जो एक एंटायर कंट्री को संभालती है और दूसरे होते हैं जो अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से अपने अपने सब्जेक्ट्स को देखते हैं। अब जो अदर गवर्नमेंट है वो सारे स्टेट लेवल पे देखेगी, जैसे पूरी जो एक गवर्नमेंट होगी वो पूरे नेशन को देखेगी, जो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट होगी वो अपने पूरे स्टेट को देखेगी, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन क्या है स्टेट वगैरह की, ये सारी। अब ये दोनों ही गवर्नमेंट मिलके इनके पास अपनी अपनी पावर है, ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होगी और कोई भी एक दूसरे के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है। दोनों अपनी पावर से जिसके लिए काम करे उसके प्रति ही रिस्पॉन्सिबल होती है।
अब इस सेंस में फेडरेशंस मतलब जो ये पावर का हमने बंटवारा किया है ना यहाँ पे, आर कॉन्ट्रास्टेड की यूनिटरी गवर्नमेंट से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। अब किस तरह से, क्योंकि यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है कि या तो एक लेवल की गवर्नमेंट होगी या छोटे छोटे सबऑर्डिनेट होंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करेंगे, तो उनको उसके ऑर्डर भी मानने पड़ेंगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी अगर ऑर्डर पास वगैरह कर देती है तो वो उनके ऊपर बाइंड होंगे, क्योंकि वो उसके अंडर काम कर रही है, तो उनको तो बाउंड होंगे, उसको उनके बातों पे तो उन्हें काम करना ही पड़ेगा। पर एक फेडरल सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी जो ऑर्डर्स है वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर थोप नहीं सकती कि आप ये करो, ऐसा करो, वैसा करो। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होगी अपनी, वो जैसा चाहे वो काम कर सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट को उसे आंसर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर दोनों ही गवर्नमेंट सेपरेटली बट जाती हैं। अब देखते हैं कि कुछ विशेष फीचर्स, कुछ विशेषताएं क्या है फेडरलिज्म की, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। तो सबसे पहला पॉइंट, देयर आर 2 और मोर लेवल्स और टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट। हमेशा जो फेडरलिज्म में गवर्नमेंट होती है वो 2 लेवल की होंगी या उससे ज़्यादा की होंगी। अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट जो है ना वो सेम सिटीजन्स पे ही रूल कर रही होंगी। जैसे कि कंट्री है कि इंडिया ही है, पर उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी रूल कर रही है, उसी पे स्टेट गवर्नमेंट भी रूल कर रही है, ठीक है। बट ईच टीयर हैज़ इट्स ओन जुरिडिक्शन, और सबका अपना अपना जुरिडिक्शन, मतलब जहाँ पे अपने वो पावर को एक्सरसाइज कर सकती है, अपना अपना एरिया होता है कि स्टेट गवर्नमेंट स्टेट के अंदर तक कर सकती है, लेकिन नेशनल गवर्नमेंट पूरे में कर सकती है, लेकिन वो स्टेट गवर्नमेंट के एम्बिट में नहीं आ सकती है। इस तरह से चलता है। टैक्सेशन, सब तीनों के अपने अपने टैक्सेस भी होते हैं, अपने लेजिस्लेशन, अपनी पॉलिसीज़ बनाएंगे, अपने टैक्सेशन लगाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को संभालेंगे। तो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट तो होती है, सेम सिटीजन पे ही रूल करी होती है, और अपना अपना एरिया होता है जुरिडिक्शन का। तीसरा पॉइंट फेडरलिज्म में हमें देखने को मिलता है कि जुरिडिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल, ज्यूरिडिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टेड लेवल ऑफ टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट जो होते हैं वो स्पेसिफाइड होते हैं। मतलब कहाँ कहाँ एरिया, कितने एरिया में आपको काम करना है, कितनी पावर आप एक्सरसाइज कर सकते हो, ये सारा हमें कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही दिया होता है। इसीलिए जो जितनी भी पावर्स हैं और जो भी अथॉरिटी है गवर्नमेंट की, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड होता है, क्योंकि उसे कॉन्स्टिट्यूशनली ही ग्रांट किया होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे प्रदान किया होता है। अब हम अपने फोर्थ फीचर्स की तरफ चलते हैं कि फेडरलिज्म का फोर्थ फीचर क्या है। तो द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। और जो फंडामेंटल प्रोविजन, मतलब जो मेन प्रोविजन, बेसिक प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किए हैं किसी भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट को, वो ऐसे ही एक गवर्नमेंट के कहने से नहीं बदले जाएंगे जब तक कि पूरी कंट्री का, पूरे गवर्नमेंट के हर लेवल का क्या कहते हैं वहाँ पे हमें कंसेंट ना मिल जाए, कंसेंट जब तक कि हमें सबका ना मिल जाए, ठीक है। अब हमारा 5 पॉइंट क्या है कि कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। कोर्ट्स के पास ये पावर होती है कि वो बताए कि संविधान ने कौन सी पावर आपको दी है, कैसे दी है, जो संविधान ने लिखा है वो आपको उसका सही अर्थ समझाए। उसके बाद जो हाईएस्ट कोर्ट होती है ना, जो एक्ट करती है अंपायर के बीच में, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में, मतलब कि अगर इन लोगों के बीच डिस्प्यूट हो जाता है इन सारी चीज़ों को लेकर, तो जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ चीज़ है कि जो उनके बीच में नेगोशिएशन करवा सकती है वो कोर्ट होती है। डिफरेंट लेवल अपनी अपनी एरिया में, एम्बिट में एक्सरसाइज करेंगे अपनी रिस्पेक्टिव पावर्स को। अगर उनके बीच में कोई डिस्प्यूट्स होता है तो इसको रिजॉल्व करने का काम कोर्ट करती है, क्योंकि इंटरप्रिटेशन जो भी प्रोविजंस के हैं वही करती है। अब छठा की फीचर जो है हमारे फेडरलिज्म का वो है कि सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, मतलब उनके पास जो पैसे आते हैं ना ईच लेवल के गवर्नमेंट के, वो अलग अलग तरह से स्पेसिफाइड होते हैं। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होती है, मतलब कि जो स्टेट टैक्स लगा रही है तो उसका पैसा स्टेट के पास ही जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट उससे नहीं मांग सकती। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पैसा जा रहा है वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं मांग सकती। इस तरीके से सब अपने अपने एरिया में अपने अपने रेवेन्यूज़ भी कलेक्ट करते हैं। प्रोविजन में, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन में उसके बारे में बता रखा है, और सबकी अपनी अपनी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, किसी की भी कोई फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को हार्म नहीं कर सकता। अब अपने 7th फीचर ऑफ फेडरलिज्म की तरफ चलते हैं। जो फेडरल सिस्टम होता है ना उसके डुअल ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे फेडरल सिस्टम के। पहला तो सेफगार्ड और प्रमोट करना यूनिटी ऑफ कंट्री। जब हमारे पास फेडरल सिस्टम रहेगा तो कहीं पे एक जगह पावर आके नहीं रुक जाएगी, और इसकी वजह से जब एक दूसरे के ऊपर लोग ऑर्डर्स पास नहीं करेंगे तो सब अपने अपने एरिया में अच्छे से काम करेंगे। तो इससे क्या होगा कि सेफ रहेगी कंट्री हमारी, और यूनिटी ऑफ द कंट्री भी प्रमोट होगी। पर सेम टाइम पे जब इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ है तो एक ही मतलब सबको अलग अलग पावर देने से क्या होगा कि अलग अलग चीज़ों की जो फेडरलिज्म को सही तरीके से एक्सरसाइज नहीं हो पाएगा, वहाँ पे बहुत सारे हमारे क्या कहते हैं डिस्प्यूट्स वगैरह अराइज होंगे। तो गवर्नमेंट डिफरेंट लेवल पे अग्री नहीं करेगी किसी किसी चीज़ को, रूल को लेकर, ठीक है। कोई कुछ रूल कहेगी, कुछ रूल करेगी, और फिर ट्रस्ट वगैरह भी उन दोनों के बीच में नहीं रहेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सारी जो गवर्नमेंट है वो अपने अपने जो भी उनको रूल्स प्रोविजन दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में पावर शेयरिंग के अंदर, वो उस हिसाब से काम करे, और सब एक दूसरे के प्रति अपना ट्रस्ट बनाया रहे। एग्रीमेंट जो इसमें उन्होंने साइन किया उस हिसाब से चले। एक आइडियल फेडरल सिस्टम वही होता है जहाँ पे म्यूचुअल ट्रस्ट भी हो और एग्रीमेंट भी हो। हमें याद रखना है एक आइडियल फेडरल सिस्टम तभी माना जाएगा, एक कंट्री सच में ट्रू फेडरल कंट्री मानी जाएगी, जो कि वहाँ पे ट्रू फेडरल सिस्टम है जब वहाँ पे लोगों के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट होगा, और दूसरा जिन एग्रीमेंट पर उन्होंने साइन किया उसी हिसाब से वो चलकर जी रहे होंगे एक साथ। आई होप आपको ये सारे की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म समझ आया होगा।
अब आगे देखते हैं हम, द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर। अब यहाँ पे क्या है कि जो बैलेंस ऑफ पावर है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, वो फेडरेशन के अंदर अलग अलग होता है। अब ये बैलेंस क्या होता है, ये बैलेंस मदद करता है फेडरेशन को फॉर्म होने में। अब यहाँ पे दो तरह के रास्ते हैं जहाँ पे फेडरेशन बनते हैं। पहला रूट होता है कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो है सारे के सारे साथ में आएंगे और एक बड़ी सी यूनिट बना देंगे। जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ के एग्जांपल है, जैसे अमेरिका वगैरह को देखोगे ना, तो साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, उसमें छोटे छोटे बहुत सारे कंट्री मिलकर साथ आए और उन्होंने पूरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना दिया। लेकिन हमारी इंडिया ऐसा नहीं है। हमारे इंडिया का फेडरेशन ऐसा नहीं है कि बहुत छोटे छोटे कंट्री है। हमारा इंडिया है ना, तब छोटी छोटी कंट्री साथ आई हैं। हमारा पूरा इंडिया है, ठीक है। तो हम ये जो जहाँ पे ऐसा होता है ना कि जहाँ पे एक छोटे छोटे स्टेट्स आते हैं और मिल के बड़ी सी एक वो बना लेते हैं, यूनिटी बना लेते हैं और अपनी सिक्योरिटी को इंक्रीज़ करते हैं, तो इस टाइप के फेडरेशन को हम कमिंग टुगेदर फेडरेशन करते हैं। हम कमिंग टुगेदर फेडरेशन ही है, ठीक है। हम होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, ये सेकंड टाइप का होता है। ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन तो यूएसए, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया इसके एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है, छोटी छोटी कंट्री यूजुअली साथ में मिलकर एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेती है गवर्नमेंट का। लेकिन जो सेकंड तरीका होता है फेडरलिज्म का, वो वहाँ पे जहाँ पे एक नेशन हो उससे छोटे देश मिलकर बने। हमारा इंडिया उसी का जीता जागता एग्जाम्पल, और ये ही ट्रू मायने में सही फेडरलिज्म कहलाती है, जहाँ पे होल्डिंग टुगेदर का कॉन्सेप्ट चलता है कि जब हमारा पूरा बड़ा देश है तभी जाके वो छोटी कंट्री साथ में आ रही है। उनके अंदर एक नेशनलिटी की भावना होती है, फीलिंग्स होती है कि इंडिया है तभी हम बाकी सारे हैं। तो सेकेंड रूट जहाँ पे ये जो है क्या कहते हैं फेडरल सिस्टम का, वो है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इस कैटेगरी में जो गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल होती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक पूरी कंट्री होती है, तो वो सब मिलकर एक अपनी, और उसमें वो लोग अपनी पावर बनाते हैं। तो हमें याद रखना है कि डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ फेडरेशन की अनइक्वल पावर होती है, लेकिन कुछ को स्पेशल पावर भी मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे ट्रू मायने में फेडरलिज्म काम कर रहा होता है। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। अपना आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू वेरी मच।